हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं, है ना। सोशल साइंस, सोशल स्टडी के टॉपिक्स के वीडियोस में लेकर के आता हूं आप लोगों के आगे, और पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सोशल साइंस के पूरी सोशल साइंस बेहतर तरीके से समझाऊं और आपको समझ में आए। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि आप लोग भी जिज्ञासु बनकर के बैठें और वीडियो को पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता के साथ और पूरा जरूर देखें, है ना। तभी तो समझ में आता है कोई चीज ना। A to Z पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? क्रिप्स मिशन है और कैबिनेट मिशन है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए और बहुत सारे मिशन भेजे गए, है ना, जिनका उद्देश्य था समय समय पर भारत की ओर से, भारत के राजनीतिक दलों की ओर से उठने वाली आवाजें, जैसे कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, और इनमें जब आपस में विवाद हो रहा है या इनके स्वयं की कोई बात है, तो उन मुद्दों को शांत करने के लिए, है ना, समय समय पर अंग्रेजी शासन के द्वारा बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो सभी लोग गौर से देखें। आज का टॉपिक हमारा क्रिप्स मिशन मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, और कैबिनेट मिशन 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन, और 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन, जिसका उद्देश्य क्या है? सीधा सा आप ही, अगर कुछ बच्चे, जैसे जो बच्चे बड़े हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उनको तो समझ में आ गया होगा कि इन मिशनों को क्यों भेजा गया, इनके पीछे क्या उद्देश्य थे। सीधी सी बात है, 1939 में शुरू हुआ महायुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा इन दोनों मिशनों को भारत भेजने में, है ना। तो मैं लाइन टू लाइन आप लोग को एक्सप्लेन करते चलता हूं और समझाते हुए भी चलूंगा, है ना। लिखने का उद्देश्य यही है कि जैसे लिखवाने में मैं कुछ बता रहा हूं, उसको मैं नोट कर रहा हूं, तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स को मैं पहले ही यहाँ पर बोर्ड पर ले आता हूं, और कुछ जो बिंदु हैं इनसे रिलेटेड वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता रहता हूं, है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे? क्रिप्स मिशन से। इसमें क्या लिखा हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कब हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, है ना, किस महाद्वीप से, ये भी बनता है। ओके, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ये घोषणा की थी कि वे प्रजातंत्र को, ध्यान रखेंगे, प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को सुरक्षित करने की भावना से युद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस ने अनुरोध किया कि वे अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें। इसको हम समझेंगे क्या कह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा की थी। अब मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र सभी जानते हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उनको समझ में आ गया होगा। दोनों ही महायुद्ध दो गुटों में लड़े गए, जिनमें दो तीन तीन देश थे, बाकी उनके सहयोगी देश थे। गुट बड़ा होगा तो महायुद्ध कहलाता है। इसीलिए तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था? ब्रिटेन तो शामिल था ही, रूस भी शामिल था, ओके, और फ्रांस भी शामिल था, है ना। बाद में अमेरिका भी शामिल होता है जब उसके पर वो पर्ल हार्बर का आक्रमण होता है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा, है ना। तो मित्र राष्ट्रों का ध्रुवीय राष्ट्रों से युद्ध चल रहा था। अब मित्र राष्ट्रों के अपोजिशन में कौन है? वो है कौन सा गुट है? वो है ध्रुवीय राष्ट्रों का गुट, है ना। जिसमें कौन है? रोम बर्लिन टोक्यो गुट, यानी कि जर्मनी और इटली और जापान, इन लोगों ने अपना गुट बना रखा था, है ना। तो इन दोनों गुटों में ये युद्ध हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? मित्र राष्ट्र ने ये डिक्लेयर कर रखा था कि हम लोग जो हैं डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, हम
डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। प्रजातंत्र को सुरक्षित करने के लिए युद्ध में शामिल हो रहे हैं, ये केवल कहने की बात थी। असली मकसद तो बस यही था कि धुरी राष्ट्रों को खत्म करो और अपना वर्चस्व स्थापित करो। ये वही मित्र राष्ट्र हैं, और मित्र राष्ट्रों में वही एक देश है ब्रिटेन, जिसने जब दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बनाया, और इस बहाने उसने विश्व भर के देशों में ये मैसेज भी फैलाया कि ये लोग असभ्य हैं, इनको हम सभ्य बनाने आए हैं। जैसे भारत को ही ले लो, इसने कहा कि असभ्य लोगों का देश है, हम इन लोगों को सभ्यता सिखाने आए हैं, ये दुनिया को बता रहे थे। लेकिन छिपा मकसद क्या था आप सब जानते हो, कच्चे माल, व्यापार, यहाँ के सारे उद्योग धंधों को, कृषि को चौपट कर देना। इनका मकसद केवल क्या था, भारत के धन को चूस लेना और उसको अपने देश में लगा देना, धनी संपन्न हो जाना। और हुए भी, केवल एक दिखावा था कि सभ्य बनाने आए हैं। सभ्य तो हम पहले ही थे, दुनिया को सभ्यता का पाठ सबसे पहले हम ही ने सिखाया। विश्व की सबसे व्यवस्थित सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता ने हमारे ही देश में जन्म लिया। ये क्यों हम भूले, या आप भूले, या विश्व बिरादरी भूले, है ना। तो प्रजातंत्र को शुद्ध करने की भावना से युद्ध कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने, देखिए क्या कहा, कांग्रेस ने अनुरोध किया कि वे अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें। आपके उद्देश्य क्या है भैया, ये स्पष्ट करो। बहुत दिनों से बोलते चले आ रहे हो, पहले महायुद्ध में भी कहा था कि युद्ध खत्म होते ही हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। आजाद किया, रॉलेट एक्ट दे दिया। रॉलेट एक्ट, भारत की मांगों का दमन किया गया, सभी को याद है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया उद्देश्य क्या है, मुद्दे पे आओ ना, तुम तो कह रहे हो। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रजातंत्र की रक्षा की बात करने वाली बात होती है, आप लोगों ने यूएसए के बारे में सुन रखा है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इराक जो कि पश्चिमी एशिया का देश है, राजधानी बगदाद है। इन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इराक ने जब कुवैत देश पर आक्रमण किया था, है ना, कमजोर देश है थोड़ा उससे, तो इसी मुद्दे को लेकर के विश्व बिरादरी भी एक हो गई थी, और इराक के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि आप जो है खाड़ी युद्ध, जिसको नाम दिया गया, इराक अपनी सेना को वापस बुलाए। हालांकि इराक ने वापस बुला लिया, लेकिन अमेरिका उससे खार खाए बैठा था, है ना। उसको बस मौके की तलाश थी। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और उसने एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई कि जो इराक है वहां पर परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है, जखीरा बनाया जा रहा है। वो परमाणु हथियारों को एकत्र कर रहा है जो कि मानवता के खिलाफ है। क्या अमेरिका के पास परमाणु हथियार नहीं है? इराक में ही उसको वो परमाणु हथियार दिख रहे थे। तो उसने एक झूठी ये रिपोर्ट बनाई और कहा कि हम इराक को बचाने आए, जैसे कि मैंने क्या कहा, प्रजातंत्र की रक्षा करने आए हैं, इसीलिए हम युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया कि इसके पास परमाणु हथियार हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, और उसने इराक पर आक्रमण कर दिया बड़े पैमाने पर। अन्य देशों ने भी उसमें सहयोग किया, जैसे नाटो के देशों ने, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन देशों ने मिलकर के इराक पर हमला किया, इराक को तहस नहस किया। सद्दाम हुसैन पकड़े जाते हैं और उन्हीं के देश में उनको फांसी दे दी जाती है। और इराक बहुत दिनों तक उस युद्ध में, अमेरिका उस युद्ध में बहुत दिन तक फंसा ही रह गया। सन 2003 से सन 2011 तक ये युद्ध चला, इतना लंबा युद्ध चला, ये 7-8 साल, 2003 से 2011 तक चलता है इराक वार, है ना। और अंत में जब एक स्वतंत्र निकाय ने जांच की, और जांच में ये निकल के आया कि किसी प्रकार का कोई परमाणु हथियार इराक के पास नहीं मिला। तो अब क्या लगता है आपको ना, ये मकसद क्या था? अपना उद्देश्य पूरा करना, है ना। इराक पर आरोप लगा करके उस पर जो है अधिकार जमाना और वहां के खनिज तेलों को यूज करना। तो ये सब बहानेबाजी है। ये सब क्या है? बहानेबाजी है, प्रजातंत्र को बचाने आए। ओके, तो कांग्रेस ने कहा कि भैया उद्देश्य स्पष्ट करो। आगे बढ़ते हैं।
1939 को लॉर्ड लिथगो ने एक घोषणा की, है ना, जो कि तत्कालीन भारत के वायसराय थे, नोट आउट करते चलेंगे, वायसराय थे, जिन्होंने क्या घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है। औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है, यानी कि डिक्लेयर नहीं किया। भारत को किसी भी प्रकार की आजादी देने से उसने अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से साफ इनकार कर दिया। कह रहा है ना, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, है ना। उपनिवेश भारत को तो बना ही रखा था उन लोगों ने, तो वहां पर जो स्वराज होगा स्थापित वो ब्रिटेन के लोगों का ही होगा, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था ब्रिटेन पर, और कंजर्वेटिव लोग, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कंजर्वेटिव जो लोग थे वो अनुदारवादी थे, अनुदारवादी, है ना। जो भी इस पार्टी में प्रधानमंत्री बना उसने भारत को हमेशा उपनिवेश बनाए रखने का ही सपना देखा, है ना। स्थापना से निराशा हुई। कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों में त्याग पत्र और लीग द्वारा 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया गया, है ना। और कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों में 1937 में चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई थी अपनी, और जब उसकी मांगे मतलब कि पूरी नहीं हुई तो उसने त्याग पत्र दे दिया। किसने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो प्रांतों में सरकार बनाई थी ना। और जब यहां पर कांग्रेस त्याग पत्र दे रही है तो वहीं पर मुस्लिम लीग को एक खुशी भी हो रही है, क्योंकि अधिकांश प्रांतों पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो जब उसने त्याग पत्र दिया तो मुस्लिम लीग को अपार खुशी हुई, है ना, अपार खुशी हुई। कैसे हुई, है ना? ये 22 अक्टूबर को इस खुशी में उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसको आप लोग जरूर लिखें, कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने, लीग से तात्पर्य है यहाँ पर क्या? मुस्लिम लीग, है ना, भूलना नहीं आप लोगों को। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? सलीमुल्लाह खां आगा खां के द्वारा ढाका में, जो कि बंगाल में पड़ता है। तो मुक्ति दिवस बनाया गया। मुक्ति दिवस इन बिंदुओं को लेकर के नहीं, कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, उस खुशी में मुक्ति दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। ये आपको फैक्ट मिला। उसके बाद जो विंस्टन चर्चिल हैं कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे तत्काल में, और उन्होंने एक घोषणा की, मतलब कि जब ये लोग मांग कर रहे थे कि भारत को आजाद किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, स्वराज दिया जाए, संविधान बनाने की आजादी दी जाए, तो चर्चिल ने साफ तौर से कहा कि क्या चाहते हो? मैं जो यहाँ का प्रधानमंत्री बना हूँ ब्रिटेन का, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूं? ये स्टेटमेंट था किसका? विंस्टन चर्चिल का, है ना। एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुए हैं ब्रिटेन के, है ना। कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया, ब्रिटेन के हित में दिया स्टेटमेंट ना, बढ़िया, हमारे हित में नहीं, ब्रिटेन के हित में दिया कि हम छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, यानी कि साफ तौर से इनकार कर दिया कि भैया हम आजाद नहीं कर पाएंगे, जाओ जो करना हो करो। वैसे भी अब इसके बाद क्रिप्स मिशन भेजने के क्या कारण थे? 1940 के अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, है ना। अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया गया, ये आप लोग जो लिखेंगे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। किन मुद्दों पर? कि हम भारत को आजाद तो नहीं करेंगे, बल्कि औपनिवेशिक स्वराज ही स्थापित करेंगे। हाँ, ये है कि हम उसमें कांग्रेस को और लीग को शामिल कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब कि शुरू किया गया, और विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस काम के लिए नियुक्त किया गया, है ना। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनाए गए व्यक्तिगत, है ना, और दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक रीजन तो ये हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया,
तो अंग्रेजों को लगा कि कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, फिर से एक नया आंदोलन, है ना। और विश्व युद्ध का माहौल चल रहा है, 40 का समय है। और विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो विश्व युद्ध चल रहा है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो आंदोलन शुरू हो रहे थे, तो ब्रिटेन के लिए समस्याएं बढ़ रही थी। उधर विश्व युद्ध में शामिल हो रखे हैं और इधर देश भारत में आंदोलन की तैयारी। एक रीजन ये हो गया, ओके। दूसरा रीजन क्या है, 1941 में मित्र राष्ट्रों की दशा गंभीर हो गई। जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया, आक्रमण का खतरा बन गया। यहां पर जो कर रहा है 1941 में, इसी वर्ष में जापान ने, किसने, जापान देश ने, जो कि कहां पड़ता है, पूर्वी एशिया में। राजधानी क्या है, टोक्यो है, प्रशांत महासागर के तट पर है, द्वीपीय देश है। तो जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया। रंगून म्यांमार या बर्मा की राजधानी थी उस समय, जो कि भारत के सीमा से सटा हुआ एक देश है, यानी कि भारत पहुंच चुका था। कौन, जापान। तो मित्र राष्ट्रों की दशा गंभीर हो गई थी, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर भी आक्रमण कर दिया था, और वो क्या कहते हैं, वो एशिया महाद्वीप के पूरब साइड से, ईस्टर्न साइड से वो वेस्ट की ओर बढ़ रहा था। इंडोनेशिया, ताइवान और कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर को जीतते हुए रंगून पहुंच गया। उसके बाद बारी किसकी थी, हिंदुस्तान की। तो कान खड़े हो गए, पसीने छूटने लगे ब्रिटेन के कि अब क्या होगा, है ना। तो खतरा बरकरार हो गया। उसके बाद 3 रीजन हो गए ना, एक और दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन था, चीन व अमेरिका भी इंग्लैंड पर भारतीयों की मांग को स्वीकार करने का दबाव डाल रहे थे। चीन, अमेरिका ने भी दबाव बनाना शुरू किया कि ऐसा करो कि भारतीयों को आजादी दे दो। हो सकता है इस आजादी की खुशी में भारत के लोग हमारी सहायता ही करेंगे या हमको जापान के खिलाफ सपोर्ट कर देंगे। ये प्रेशर बना किस पर, ब्रिटेन पर। एक देश और है, चाइना तो था ही, यूएसए भी था, ऑस्ट्रेलिया ने भी दबाव बना रखा था, किस पर, ब्रिटेन पर। तो क्योंकि भारत सहयोग करेगा अगर उसको आजादी मिलती है। तो 3 रीजन को आप जरूर लिखें और हमेशा याद रखें कि क्यों भेजा गया कृष्ण मिशन, क्या कारण थे। तो कारण, इन 3 कारणों को आपको लिख लेना है। उसके बाद है कृष्ण मिशन का आगमन होता है कैसे, ना, आगमन कब आया। क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण, अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण 23 मार्च 1942 को, नोट करेंगे फैक्ट, 23 मार्च 1942 को मिशन भारत आया, दिल्ली पहुंचा। क्या, कृष्ण मिशन भारत आया। और दूसरा, 30 मार्च 1942 को, 23 मार्च ये है तो 30 मार्च 1942 को प्रस्तावों की घोषणा की गई, है ना, कि कृष्ण मिशन जो आया है उसके प्रस्ताव क्या क्या हैं। इसमें इसका उद्देश्य था नवीन भारतीय संघ की स्थापना करना। कृष्ण मिशन को भेजा गया था कि हम एक नवीन भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। किन किन मुद्दों पर करेंगे, वो मुद्दे हैं, इस योजना के 2 भाग थे, ये आप लोग को जरूर लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के 2 भाग थे। पहला क्या था, पहला था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि पहले भाग में ये तय किया गया था कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, पहले भाग में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होगा, और दूसरे भाग में था कि इस युद्ध में, इस जब युद्ध चल रहा है तो उस दौरान क्या होना है। तो दूसरे भाग में युद्धकालीन परिस्थितियों को दर्शाया गया, पहले वाले में युद्ध के बाद क्या होगा, जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग उसको, ये फैक्ट है। युद्ध के पश्चात भारत में डोमिनियन स्थापित करने की योजना थी, है ना, अधिराज्य स्थापित करने की योजना थी, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा आधे शासन में, है ना, अधिराज्य में, डोमिनियन स्टेट्स में। उसके बाद नवीन संविधान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये पहले भाग की बात हो रही है। नवीन संविधान बनेगा, उसकी रूपरेखा तैयार होगी और हम आपको आजादी देंगे। लेकिन पूरी तरीके से अभी
क्या कर रहा है कि हम आजादी देने के मूड में नहीं है। एक प्रकार से ये केवल भारतीयों को मनाने का, है ना, पॉलिश मारने का एक तरीका था कि भारतीयों को कैसे भी करके इस महायुद्ध में बस शामिल कर लो। लेकिन भारतीय शामिल होने वाले नहीं थे, क्योंकि पहले महायुद्ध में धोखा खाए बैठे थे, घायल शेर थे ना। उसके बाद नवीन संविधान की रूपरेखा बनेगी। यदि कोई प्रांत स्वतंत्रता चाहे तो सरकार को आपत्ति नहीं होगी। संविधान बन जाएगा और कोई भी प्रांत या कोई भी रियासत अगर स्वतंत्रता चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो देखिए यहीं से मुद्दे बिगड़ने शुरू होते हैं। यदि कोई प्रांत स्वतंत्रता चाहे तो सरकार को आपत्ति नहीं होगी। यानी कि देश को बांटने की साजिश है ये। रियासतें हैं और रियासतों को अभी पूरी आजादी दे दी जाएगी कि तुम चाहे भारतीय संविधान को स्वीकार करो या पाकिस्तान के संविधान को स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, अपना ही संविधान बनाओ, है ना। तो इस प्रकार से बांटने का प्लान। उसके बाद दूसरे भाग में क्या कहा गया है, इसमें युद्धकालीन उद्देश्य थे। 1935 के संविधान में परिवर्तन नहीं किया गया, ये दूसरे भाग में तय किया गया। जो शासन चल रहा है वो इसी के आधार पर होगा। उसके बाद था कि युद्ध के दौरान भारत के प्रतिरक्षा विभाग पर सरकार का नियंत्रण होगा। युद्ध के दौरान जब युद्ध चल रहा था तो भारत के प्रतिरक्षा विभाग पर सरकार का नियंत्रण होगा। अब देखिए जो इसके आगे का पॉइंट है गौर करने वाला है, वो क्या है कि सरकार व आर्थिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत पर होगी। सॉरी, सैनिक सैनिक की जिम्मेदारी, सैनिक की व्यवस्था कौन करेगा और आर्थिक संसाधन कौन उपलब्ध कराएगा, ये भारत उपलब्ध कराएगा। देख लीजिए, है ना। यानी कि धन पैसा सैनिक कहां से आएगा, ये भारतीय देंगे। देख लीजिए किस प्रकार से ये आपत्तियां पैदा हो रही हैं, है ना, जिस पर लोग आपत्ति करेंगे। कौन लोग, भारतीय लोग, है ना। और इसकी जो सबसे आपत्तिजनक धारा थी वो क्या थी, प्रांतों रियासतों को विशेषाधिकार प्रदान करना। कृष्ण मिशन की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इसमें जो है प्रांतों और रियासतों को विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया। आगे चल करके यही विवाद का कारण भी बनेगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया था प्रांतों को 3 खंडों में बांटा जाएगा अभी इस कैबिनेट मिशन में, है ना। यानी कि भारत को तोड़ना, भारत को टुकड़ों में करने की तैयारी। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि इसके भेजने के क्या कारण थे, जरूर लिखिए। 3 कारण मैंने बता दिए हैं। और कृष्ण मिशन का आगमन होता है। आगमन के बाद इस योजना के 2 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग। जरूर लिखें, सेपरेट लिखें, है ना, ताकि आपका आंसर आसान रहे। अब हम आते हैं कैबिनेट मिशन पर ना। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्योंकि अब महायुद्ध खत्म हो चुका है। ये मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आंसर आप लोग बताना है कि महायुद्ध कब से कब तक हुआ, दूसरा वाला। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, क्योंकि वहां पर बदलाव आ चुका है, क्योंकि वहां पर चुनाव हुआ है और लेबर पार्टी की वहां पर सरकार स्थापित हो चुकी है। ओके, कंजर्वेटिव पार्टी से शासन हस्तांतरित होकर के किसके हाथों में आ गई है, लेबर पार्टी, मजदूर दल के हाथों में। और वो कौन है, इटली, यानी कि एटली, क्लीमेंट एटली बनते हैं क्या, प्रधानमंत्री। कहां के, ब्रिटेन के। ओके, तो ये एक चेंजेस है जो कि भारतीयों के हित में भी था, है ना। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन ऐसा है जिसको दोनों दलों ने स्वीकार भी किया था, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। हालांकि कुछ मनमुटाव था इसमें। कैबिनेट मिशन ने तो सीधे तौर पर मना कर दिया था कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा, है ना। केवल एक कमी ये थी कि कैबिनेट मिशन ने प्रांतों की 3 श्रेणियां तय कर दी थी। ये 3 श्रेणियां ही विवाद का कारण बनती हैं, है ना।
एक जगह तो कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, भारत की संस्कृति को बनाए रखेंगे, और दूसरी तरफ वो तीन तीन भागों में, तीन तीन खंडों में, ABC में प्रांतों का बंटवारा भी कर रहा है, श्रेणियां बना रहा है कि इस श्रेणी में ये, इस श्रेणी में ये, इस श्रेणी में ये प्रांत होंगे, है ना। तो आते हैं मुद्दे पर। प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली, जो कि मजदूर दल के प्रधानमंत्री थे। का दृष्टिकोण जो था वो चर्चिल से भिन्न था। इनकी विचारधारा चर्चिल से भिन्न थी, है ना, क्योंकि मजदूर दल के लोग उदारवादी थे, अनुदारवादियों से भिन्न थे। तो चर्चिल क्या थे? अनुदारवादी थे ना। तो इतना तो आपको समझ में आया। उसके बाद क्लेमेंट एटली जो कि प्रधानमंत्री हैं, और पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत मंत्री के पद पर नियुक्त हैं। भारत मंत्री के समक्ष दो विकल्प थे। ओके, एटली और लॉरेंस के समक्ष दो विकल्प थे। अब वे दो विकल्प क्या थे? इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इनको जो है चुनना था, ये इनको तय करना था। ओके, कंसंट्रेट करके रखो आप लोग, है ना, पूरा। उसके बाद दो विकल्प कौन कौन से थे? पहला विकल्प है शक्ति का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश शासन कायम रखा जाए। लेकिन शक्ति का प्रयोग तो कंजर्वेटिव पार्टी ने किया था हमेशा, मजदूर दल ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ये उदारवादी था। तो उसके लिए ये पहला जो बिंदु है, जो पहला जो विकल्प है, नगण्य है, कोई मतलब नहीं था इसके लिए कि। और दूसरा क्या था कि स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली जाए, है ना, स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली जाए। सही है ना। दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप के देशों के आर्थिक हालात खराब हो चुके थे। दोनों ही गुटों के बहुत सारे लोग युद्ध में मारे गए थे, सैनिक लोग मारे गए थे, नुकसान भी हुआ, है ना, आर्थिक दशा खराब हो गई। ब्रिटेन के देश जो थे रेडी हो गए, कर्जदार हो गए, और अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरता है। तो क्या कहते हैं, क्लेमेंट एटली को लगता है कि अब समय यही ठीक रहेगा कि हम भारत को आजाद कर दें, स्वतंत्र कर दें, क्योंकि अब संभव नहीं रह गया है। अच्छा, संभव क्यों नहीं रह गया है? संभव इसलिए क्योंकि भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन नाम दिया जाता है, दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने इसमें। तो एक तो चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है जापान के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का गठन हो गया है सोहन सिंह के द्वारा। बाद में सेनापति बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो इंडियन नेशनल आर्मी भी जापान के सहयोग से, जापान के बैकअप से भारत में प्रवेश कर रही है, असम तक पहुंच चुकी है। लेकिन जापान के हार जाने से INA कमजोर पड़ जाती है ना, और इसके सेनापतियों पर जो है, इसके सैनिकों पर जो है केस चलाया जाता है ना, शाहनवाज, कैप्टन ढिल्लो, इन सब के ऊपर दिल्ली के लाल किले में केस चलाया जाता है। केस कौन लड़ता है? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, है ना, और जवाहरलाल नेहरू भी इस कमेटी में शामिल होते हैं और इन सेनापतियों की आजादी के लिए जो है केस लड़ते हैं, है ना। इसके अलावा कराची में, गुजरात में जो जल सेना है, जिसमें भारतीय सैनिक भी हैं, वो भी विद्रोह कर देती है ना। तो आर्थिक दशा खराब ब्रिटेन की। और दूसरा पॉइंट है क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। INA, इंडियन नेशनल आर्मी के आक्रमण का भय बना हुआ है, और नौसैनिक विद्रोह हो रखा है। तो इन सारी मुद्दों को देखते हुए क्लेमेंट एटली को लगता है कि अब अधिक दिनों तक हम शासन नहीं कर सकते हैं। आने वाले चंद दिनों में हमको भारत को आजाद करना ही होगा।
संभव नहीं रह गया है बहुत दिनों तक शासन कर पाना। बोरिया बिस्तर लपेटने का, समेटने का समय आ चुका है। आइए, उसके बाद एटली एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। और भी बातें थी जो मैंने आपको समझा दी अभी, समस्त बातें, विश्व युद्ध, आर्थिक दशा और इंडियन नेशनल आर्मी का मुद्दा भी मायने रखता है ना, को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1946 की घोषणा द्वारा भारतीयों के आत्मनिर्णय व संविधान निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। क्या ध्यान रखना है आपको, 15 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कि अब भारतीय जो लोग हैं वो आत्मनिर्णय कर सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं, उनकी बात को माना भी जाएगा। संविधान निर्माण को भी अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट स्वीकार करेगी। और यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु कैबिनेट मिशन भेजेगी, है ना, क्योंकि उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद बढ़ रहा था। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि हम जल्दी ही एक मिशन भेजेंगे जिसका नाम होगा कैबिनेट मिशन, और वो भारत की आजादी के लिए या के मुद्दों पर बात करेगी, और जो सांप्रदायिक समस्या है इन दोनों संप्रदायों में, हिंदू और मुसलमानों में, इस सांप्रदायिक समस्या को हल करेगी। कौन? कैबिनेट मिशन। कैसे करेगी? आइए, कैबिनेट मिशन भेजा गया। आपको इसमें ये लिखना है, अपनी कॉपी पर लिख लें कि कैबिनेट मिशन के कौन कौन से मेंबर थे, सदस्य। एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना, और ए बी अलेक्जेंडर, 3 मेंबर थे। अगर आप ऐसे भी याद कर लो, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ऐसे याद कर लो, कोई जरूरी नहीं कि पूरा नाम याद करो, आसान होता है ना, कि नहीं कि पूरी रामायण ही याद की जाए, कोई जरूरी नहीं है। भेजेगी, जो 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया, कहा कि भारत की संस्कृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये खिलवाड़ कर रहे हैं। समझिए कैसे। वो ऐसे, योजना की मुख्य बातें क्या हैं, इसको आप लोग जरूर लिखें। योजना की मुख्य बातें क्या थी, है ना, और वो बातें हैं, जैसे पहला कि भारत संघ की स्थापना होगी, यानी कि भारत संघ ऐसा होगा जो बांटा नहीं जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये कह रहा है कि भारतीय संघ की स्थापना होगी, है, और दूसरी तरफ वो इन ये कैटेगरी क्यों बना रहा है उन भारतीय रियासतों की, सोचने वाली बात है। ओके, भारत संघ की स्थापना होगी, संविधान सभा का भी गठन होगा। सभी जानते हो संविधान सभा की स्थापना हुई थी, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष बनते हैं ना। उसके बाद है संविधान सभा का गठन होगा, और उसके बाद मतदाताओं के 3 वर्ग होंगे। एक आम वर्ग होगा जिसमें हिंदू बाहुल्य जो है, मुसलमान होंगे और सिख होंगे, है ना। सिखों को केवल वहां माना जाएगा जो पंजाब, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मतदाताओं के 3 वर्ग होंगे, है ना, जो अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तो बांटने की ही साजिश है ये। ओके, उसके बाद प्रांतों के 3 समूह तय कर दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रांतों के 3 समूह तय कर दिए गए, बना दिए गए। कैटेगरी कौन कौन सी? ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, 3 समूह। अब कैटेगरी ए में कौन कौन से प्रांत आते थे आप देखोगे, मद्रास आता था, बंबई आता था, संयुक्त प्रांत आता था, है ना, जैसे जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, जो उत्तराखंड है, और क्या नाम है इसका, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा,
मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा। तो संयुक्त प्रांत ये हो गया कि बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा को रखा गया किसमें, ए श्रेणी में। याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। मद्रास दक्षिण भारत में, बंबई महाराष्ट्र में, संयुक्त प्रांत मैंने बताया बिहार कहाँ पड़ता है, पूरब में पड़ता है। मध्य प्रांत जिसको मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, और उड़ीसा को ए कैटेगरी में रखा गया है, ध्यान रखेंगे जरूर। और बी कैटेगरी में किसको रखा गया, पंजाब को, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को, है ना, और सिंध को। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत माने भारत के उत्तर पश्चिम में जो राज्य पड़ते थे, है ना, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान वाला पंजाब, इन सबको मिला करके संयुक्त प्रांत बनता था। ये हो गया। तो दूसरी कैटेगरी में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध को रखा गया, और तीसरी कैटेगरी में असम और बंगाल को रखा गया। यहाँ भी इनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और इस भाग में हिंदू आबादी ज्यादा थी। असम और बंगाल का मुद्दा थोड़ा गर्म था, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगा ग्रस्त जो प्रांत हुआ करता था उस समय का वो बंगाल था, है ना, बंगाल था। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर दंगा हुआ। सबसे ज्यादा दंगा नोआखली में हुआ भारत की आजादी के दौरान, जो कि बंगाल में पड़ता था। नोआखली बहुत प्रसिद्ध है ना ये जगह। तो असम में जो, असम और बंगाल में जो सिलहट पड़ता था उस मुद्दे पर भी बात हो रही थी, है ना। तो असम और बंगाल यहाँ भी 50-50 था, यहाँ पर हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, है ना। तो मुद्दा, सबसे गर्म मुद्दा, है ना, जहां से माहौल बिगड़ा शुरू में, वो था बंगाल और असम, है ना। और सभी दलों की सहायता से जो पॉइंट है सरकार बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी 3 हो गई, उसके बाद सभी दलों के सहयोग से एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखें। इस योजना का प्रमुख दोष था प्रांतों का खंडों में बांटा जाना। कैटेगरी ई, ए, बी, सी जो बांटी गई, ये सबसे बड़ा दोष था इस कैबिनेट मिशन का, है ना। यानी कि बांट रहा है, ये बंटवारा कर रहा है देश में। उसके बाद दोनों दलों द्वारा इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया जाता है और चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में क्या होता है, सभी लोग गौर से देखें। चुनाव में ब्रिटिश प्रांत में 296 में से 211 स्थान कांग्रेस को मिलते हैं, चुनाव जीतती है। 296 में से 211 स्थान पर कांग्रेस जीतती है, और लीग जो है केवल 73 स्थान ही प्राप्त कर पाती है। 73 स्थान पाती है, 73 स्थान ना। तो इस वजह से लीग को लगता है कि अब तो हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल है ना, क्योंकि आने वाले समय में ये जो बहुसंख्यक हिंदू हैं ये हमारा रहना दूभर कर देंगे। तो इसी नाराजगी में, है ना, और इतने कम सीटें जीतने की वजह से इनको लगा कि अब हम नहीं रह सकते हैं। तभी जिन्ना के द्वारा घोषणा होती है प्रत्यक्ष कार्यवाही की। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त सन नहीं लिखा है, सुन लें, 16 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया, अंतरिम सरकार ना। और इसी दिन लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी गई। 16 अगस्त 1946 का दिन विशेष है। इस दिन जो है सरकार बनाने का विचार हुआ नेहरू की अध्यक्षता में, और इसी दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी। बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो गए बंगाल में, है ना, बंगाल में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, जहां पर बहुसंख्यक मुसलमान थे वो हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। और उसी का प्रत्युत्तर में हिंदुओं ने भी दंगे करने शुरू कर दिए। जहां पर मुस्लिम कम थे, जहां पर हिंदू ज्यादा थे, तो वहां पर मुसलमानों के लिए आफत बनाई, है ना। तो इस प्रकार से ये दंगे शुरू हुए। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही बहुत पूछा जाता है, 16 अगस्त 1946। और ये होता है। उसके बाद संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करने पर नेहरू ने लीग के सरकार में कार्यरत सदस्यों से त्याग पत्र की मांग कर ली। उसके बाद जो संविधान सभा बनी,
और उसमें जो है लीग को भी शामिल करने का प्रयास किया गया और वायसराय लॉर्ड बेवेल ने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाए इसमें, है ना, लेकिन शामिल नहीं हुई मुस्लिम लीग संविधान सभा में, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब संभव नहीं है। और लंदन में इन नेताओं को बुला करके बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कोई परिणाम नहीं निकला। और इन बातों से क्रोध में आकर के जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे उनसे त्यागपत्र मांग लिया कि भैया त्यागपत्र दो, अब संभव नहीं है तुम्हारे साथ रह पाना। बस त्यागपत्र का मांगना दंगों की शुरुआत और देश विभाजन के करीब। उसके बाद क्लीमेंट एटली भी समझ जाते हैं कि संभव नहीं है अब इन लोगों को समझा पाना, कुछ मुद्दे बनाने पड़ेंगे, है ना, और एक नया प्लान बनेगा। अब उसके बाद वो है माउंटबेटन प्लान, है ना, जिसको भेजा जाएगा, जो दोनों दलों से बात करेगा, कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से, और ये निष्कर्ष निकालेगा कि बंटवारा ही क्या है, बंटवारा ही फैसला है कि अब बंटवारा होकर के ही रहेगा, है ना। तो अब माउंटबेटन को भेजा जाएगा। उसके बाद अंततः एटली घोषणा कर देते हैं कि हम जो है जून 1948 से पहले, जून 1948 तक भी कह सकते हो कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, है ना। और इस प्रकार से कैबिनेट मिशन यहीं पर विरामावस्था में आ जाता है और इसके जो प्लान है वहीं पर रुक जाते हैं। अब इस गतिविधि को, अब इस बात को कौन आगे बढ़ाएगा, वो है माउंटबेटन योजना, है ना, और उसी के आधार पर बनता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू हो जाता है भारत और पाकिस्तान के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन, ये बड़े बच्चे जरूर नोट करें, है ना, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो किसी भी प्रकार से ढिलाई मत बरतिए और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं इनको जरूर नोट करते चले, है ना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें ताकि सब तक पहुँचे। और इसी प्रकार से पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ मेहनत करते रहें। ओके, अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।